गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग गुड। लास्ट क्लास में हमने कैपिटल मार्केट के दो एस्पेक्ट देखे थे, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। जब एक कंपनी पहली बार अपने शेयर या फ्रेश शेयर्स ऑफर करती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो हम उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब शेयर सेल हो चुके होते हैं और जो लोग शेयर होल्ड करे हैं वो अपने शेयर्स फिर नए लोगों को ऑफर करते हैं, तो ये कहलाता है सेकेंडरी मार्केट या मार्केट फॉर ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज। आई होप आपको यहां तक बात समझ आई होगी, डिफरेंस बिटवीन भी समझ आए होंगे। अब आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम जो कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज का। फोकस करेंगे, अच्छे से समझेंगे और सारी चीजों पे क्लैरिटी रखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज का कंसेप्ट आज हम लोग करने वाले हैं। जब आप इस वर्ड का यूज करते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज, तो इट इज अ प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है विच enables dealing in securities। अच्छा, मैं शेयर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या यूज कर रहा हूं, सिक्योरिटीज। तो इसमें डिबेंचर, बॉन्ड एक्सेट्रा सब कुछ आ जाता है ना, ये बात ध्यान रखना। तो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिससे आप सिक्योरिटीज में डील कर सकते हैं। ठीक, इंडिया में एट प्रेजेंट 7 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। 7 स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया में हैं, जिसमें से 6 स्टॉक एक्सचेंज परमानेंट है। और अब एक स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका वैलिडिटी पीरियड चल रहा है जो सितंबर तक है। अगर रिन्यू नहीं कराए तो ये भी बंद हो जाने वाला है। ठीक है सर, रिन्यू नहीं कराए का मतलब क्या? तो हमारे देश में जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इनको रिकॉग्निशन देने का काम या ट्रेडिंग का लाइसेंस देने का काम हमारे देश का जो रेगुलेटर है सेबी, जो कैपिटल मार्केट या शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, वो देता है। इनके रिकॉग्निशन से स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया 7 टोटल है, 6 परमानेंट है। ठीक है, मतलब परमानेंट रिकॉग्निशन है जब तक कोई भारी घोटाला नहीं करेंगे। जो भारत में मेजर स्टॉक एक्सचेंज है, जो भारत में मेजर स्टॉक एक्सचेंज है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे आप बीएसई कहते हैं। और इसके बाद है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो देखे होगे ना हर्षद मेहता का स्कैम 1992, वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो एशिया का सेकंड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस आखिर हैं क्या, ये करते क्या हैं? तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस जो है ना, जैसे अगर मैं मेनली बात करूं एनएसई की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, ये करते क्या हैं? तो ये एक मार्केट प्रोवाइड करते हैं, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है। ये तो बात मैंने कई बार रिपीट कर दी है। कट शॉर्ट करके बात करें तो शेयर्स की डीलिंग होती है। अब यहाँ पर क्योंकि ये मार्केट है, तो जैसे डिमांड और सप्लाई होती है उसके हिसाब से शेयर्स का प्राइस डिटरमाइन होता है। प्राइस डिटरमाइन होता है। अब आप बोलोगे प्राइस डिटरमाइन का मतलब क्या? तो जैसे कंपनी का एक शेयर यहाँ पे कोटेड है या रजिस्टर्ड है 100 रुपए की कीमत पर। ठीक, अब क्या हुआ, एक खबर आई कि कंपनी जो है इसकी ग्रोथ यूरोप में होने वाली है। तो बहुत सारे लोगों को लगेगा और ये जब कंपनी यूरोप पहुंच जाएगी तो उसकी कमाई बहुत बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। तो कुछ लोग होंगे जो इस 100 रुपए को शेयर को ज्यादा कीमत पे खरीदना शुरू करना चाहेंगे, ऑफर करना चालू कर देंगे। जैसे लोग बोलेंगे हमको 150 रुपए में ये शेयर खरीदना है। तो देखो, शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 100 रुपए। लेकिन जब इस शेयर की डिमांड हाई हुई, क्यों हाई हुई? एक खबर के कारण, एक टिप के कारण हाई हुई, तो इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ गई। ठीक है, तो 100 रुपए के शेयर को लोग 150 रुपए में खरीदने को तैयार है।
तो अब इससे क्या होगा पता है, इससे ये होगा कि शेयर की पहले एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 100 रुपए थी, लेकिन क्योंकि अब लोग इस शेयर्स को कितने में खरीदने को तैयार है, 150 रुपए में, तो इन शेयर की अब मार्केट वैल्यू क्या हो गई है, 150 रुपए हो गई। तो देखना टीवी पे ऐसा फ्लैश करेगा, कंपनी का नाम XYZ, ठीक, ओरिजिनल कितना प्राइस है आज, 150 रुपए, लोग ऑफर करने को तैयार है, ऐसे ग्रीन बना रहेगा और यहाँ 50 रुपए दिखा होगा। तो इससे ये पता लगेगा कि कंपैरिजन में कल के मुकाबले आज लोग ज़्यादा पैसा देने को तैयार है। जस्ट इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर डिमांड एकदम ना के बराबर है, बुरी खबर आई तो लोग शेयर ज़्यादा बेचने लग जाएंगे, डिमांड घट जाएगी तो प्राइस 100 से 80 रुपए भी हो सकता है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये इन शेयर्स की ट्रेडिंग करने में मदद करता है, ठीक है। ये डिमांड और सप्लाई पे पूरी बात डिपेंड करती है कि अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो रेट बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो रेट भी घट जाएगा। तो इस तरह से ये मार्केट चलता है। तो जैसे कोई भी कंपनी क्या करती है, जब इसमें अपने शेयर्स की लिस्टिंग कराती है तो लोग उस कंपनी की परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो अच्छे के पीछे तो हर कोई जाना हो जाता है, तो रेट बढ़ जाता है। तो जैसे अगर मैं अब तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल को और इलेबरेट करूँ, तो जैसे मेरी कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, अभी तक इसके मार्केट में 1000 शेयर चल रहे थे, ठीक है, 100 रुपए के। तो कितना रुपए था हमारे पास, 1 लाख, ठीक। अब लोग एकदम पसंद कर रहे हैं कंपनी को, ज्यादा पैसा देने को तैयार है, तो हमारी वैल्यू अब 100 रुपए से बढ़कर कितने की हो जाएगी, 150 हो जाएगी हमारे शेयर्स की। तो अब हमारी कंपनी का एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई मार्केट में, अब 1 लाख थोड़ी रह गई, अब बढ़ के कितनी हो गई, 1.5 लाख हो गई, ठीक। कल को एक टाइम आएगा कि लोग इन शेयर्स को 50,000 रुपए में खरीदना चाहेंगे, ठीक है, 50,000 रुपए में खरीदना चाहेंगे, मान लो आज से 20 साल बाद। तो हमारे यही 1000 शेयर हैं, कभी सोचो ये शेयर 1 लाख के थे, फिर बढ़ के 1.5 लाख के हुए। अब इसकी कीमत आप यहाँ पे जोड़ दो भाई कितनी हो रही है, तो अब इसकी कीमत जो हो रही है 5 करोड़ रुपए हो जा रही है। तो मार्केट के हिसाब से कंपनी का कैपिटल डिसाइड होता है और इसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बोला जाता है। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिखता है बेटा, वो समझ लेना वो अलग होता है, वो एक रिजर्व की तरह है। जो कैपिटल दिखता है, जो पेड अप कैपिटल है, और एक्चुअल में जो कंपनी को पैसा मार्केट से रिसीव हो रहा है उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। बैलेंस शीट में तो तुम्हारा कैपिटल 1 लाख दिख रहा है, लेकिन मार्केट में अब तुम्हारा कैपिटल कितने का हो गया, लोग कितना देने को तैयार है इन शेयर्स के बदले, 5 करोड़ रुपए देने को तैयार है। तो शेयर बाजार आपकी कीमत बढ़ाता है और इस बीच यहाँ लोगों की कमाई होती है, ठीक है। आई होप आपको शेयर बाजार क्या है समझ आ गया होगा। ये एक रेस की तरह, एक बेटिंग की तरह है। आप अगर अच्छा परफॉर्म करोगे, लोग आपको ज़्यादा पैसा देना चाहेंगे, तो आपकी शेयर की कीमत जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है और इस कीमत को मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं, ठीक। तो अब इसको एकदम कट शॉर्ट करके मैं बात बता दूं आपको, तो स्टॉक एक्सचेंज का एक ही काम है, ये ऑन डिमांड शेयर सेल भी कराता है, परचेज भी कराता है। सेल में भी मदद करता है, बाय में भी मदद करता है। इधर भी पार्टिसिपेंट है, इधर भी पार्टिसिपेंट है। जिसको खरीदना है खरीदो, जिसको बेचना है बेचो, ठीक। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग होते हैं करने में मदद करते हैं उनको स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। लाइक हर्षद मेहता वॉज अ स्टॉक ब्रोकर, हर्षद मेहता एक स्टॉक ब्रोकर था, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टॉक एक्सचेंज ऐसे ही इंडिया में वर्क करता है। अब इसके वर्क को आसान बनाने के लिए कुछ सुविधाएं भी हैं। जैसे एक सुविधा जो होती है उसे हम डिपॉजिटरी कहते हैं, ध्यान से सुनना, अच्छे से सीखना। डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरीज क्या है, जस्ट लाइक अ बैंक समझ लीजिए। जैसे आप अपने पैसों को कहाँ जमा करते हो, बैंक में जमा करते हो, जरूरत पड़ने पर बैंक से निकाल देते हो। सिमिलरली पहले क्या होता था, जब लोग ना, किसी यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब लोग किसी कंपनी में शेयर खरीदते थे ना, शेयर खरीदते थे ना, बाय करते थे, तो कंपनियां उनको क्या करती थी, शेयर सर्टिफिकेट बना के देती थी, जो इस बात का प्रूफ होता था कि लोग शेयर होल्डर हैं। अब सपोज करो आपकी कंपनी में 2 करोड़ लोग शेयर खरीदने को तैयार है, शेयर बाय करना चाह रहे हैं, तो कितनों के सर्टिफिकेट बनाओगे। तो हमने सहारा लिया डिपॉजिटरीज का, ठीक है। तो डिपॉजिटरीज क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन whose main work
work is to deposit shares. कहने का मतलब ये है, अब तुम लोग को कंपनी में शेयर खरीदना है तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तुमको। अगर तुमको किसी कंपनी में शेयर खरीदना है तो पहले तुमको एक अकाउंट खुलवाना होगा जिसको डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अब जब तुम कंपनी में शेयर खरीदने जाओगे तो जो शेयर है तुम्हारे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो डीमैट मतलब होता है डीमटेरियलाइज अकाउंट। डिपॉजिटरी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपने पास शेयर्स डीमैट अकाउंट में रखती है, डीमैट अकाउंट में रखती है। हमारे देश में 2 डिपॉजिटरीज हैं जो डिपॉजिटरी सर्विस दे रही हैं। जैसे बैंक तो बहुत सारे हैं ना, जैसे बैंकों में पैसा जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, बहुत सारे देश में बैंक हैं। डिपॉजिटरीज 2 ही हैं। एक डिपॉजिटरी का नाम है NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जो हैं हमारे देश में ना डीमैट अकाउंट खोलने का काम करती हैं और लोगों के शेयर डीमैट अकाउंट में मेंटेन्ड रखती हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये जानते हो बैंकों की ब्रांचेस होती हैं, आप ये जानते हो ना बैंकों की ब्रांचेस होती हैं। तो ये जो डिपॉजिटरीज होते हैं ना बेटा, ये वर्क करते हैं अपने एजेंट्स के थ्रू, और इनके एजेंट जो हैं उनको हम लोग डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। इनके एजेंट को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। देखो बैंक से कंपैरिजन कर दो, पैसे बैंक में सेव रखते हो ना, शेयर को भी आप एक अकाउंट खुलवा के सेव कर सकते हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन आपका शेयर जो अकाउंट खोल के देगी वो डिपॉजिटरीज है। बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलता है ना, ये डिपॉजिटरीज आपका डीमैट अकाउंट खुलती है। देश में बहुत सारे बैंक है ना, लेकिन डिपॉजिटरी तो 2 ही है, एक NSDL है और एक CDSL है। बैंकों की बहुत सारी ब्रांचेस है ना, तो इनके ब्रांचेस नहीं है, इनके एजेंट है जिनको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या DP बोलते हैं। तो अगर मैं कॉमन मैन हूं, आम आदमी हूं, अगर मेरे को शेयर में डील करना है ना, जैसे कल को आपको भी शेयर में डील करना होगा, आप जाओगे किसी अच्छे ब्रोकर के पास। ये ब्रोकर आपके ना 2 तरह के अकाउंट खोल के देगा। एक आपका डीमैट अकाउंट खोलेगा, डीमैट अकाउंट वो होगा जहां आपके शेयर स्टोर होंगे, और दूसरा आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा जिसके थ्रू आप शेयर बाय एंड सेल कर सकेंगे। तो जैसे आपने 5000 शेयर खरीदे तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, फिर डीमैट अकाउंट में जाएंगे। और जैसे आपने 5000 शेयर बेचे तो पहले डीमैट अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और वहां से फिर वो बिकेंगे। तो आप ये याद रखो, आप आम आदमी हो, जब आप ब्रोकर के पास जाओगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपके 2 अकाउंट खोल के देगा जिसमें आपके शेयर सेव रहेंगे, स्टोर रहेंगे। जैसे बैंक का सेविंग अकाउंट वो डीमैट अकाउंट है, और जिस अकाउंट से आप ट्रेडिंग करोगे उसे ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे। तो हर इन्वेस्टर के 2 अकाउंट आज की डेट में खुलते हैं। तो ये जो डीमैट अकाउंट की सर्विसेज है हमारे देश में, आप समझ लो कौन प्रोवाइड कर रहा है, डिपॉजिटरीज ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। ये चला रही है हमारे देश में डीमैट अकाउंट, तो डिपॉजिटरीज करती हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी डिपॉजिटरी का क्या महत्व है, ये क्या करती है। तो हमारे देश में जैसे 2 डिपॉजिटरीज हैं, तो इनको रेगुलेट करने के लिए लॉ भी है, आप ये ध्यान रखेंगे। और लॉ का नाम है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। समय समय पर अमेंड भी होता है, पर हम बेसिक याद रखेंगे, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। तो आज की क्लास में अभी आप क्या क्या सीख गए हो? आप ये सीख गए हो कि स्टॉक एक्सचेंज आपकी कैसे मदद करता है, आपके शेयर्स को इन्फ्लेट कर देता है, वैल्यू बढ़ा देता है, जबरदस्त कमा सकते हो बाजार से। ठीक है, दूसरी बात, आपको डिपॉजिटरीज एकदम अच्छे से मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि डिपॉजिटरी क्या करती हैं। तो अभी जैसे आप लोग कॉमन मैन हो, आम लोग हो, आप लोग को भी शेयर खरीदना है तो आपका डीमैट अकाउंट खोल देगा ब्रोकर। फिर क्या होगा, जब वो आपको शेयर खरीद के देगा तो ये शेयर्स जो हैं वो किस में जाएंगे, डीमैट अकाउंट में जाएंगे। किसके शेयर? कंपनी के शेयर। ब्रोकर कहाँ बैठा है? ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज में बैठा है। स्टॉक एक्सचेंज में बैठा है मतलब यहाँ की मेंबरशिप ले लिया है, समझ लो। ठीक है, अब इसमें भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो भाई एक सीधी सी बात बोल रहा हूँ, एक फ्लो चार्ट बना लो। कैपिटल मार्केट एक ब्रॉड टर्म है,
ठीक है, इसका एक जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक बाजार की तरह काम करता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं जो शेयर की ट्रेडिंग करवाने मदद करते हैं उनको स्टॉक ब्रोकर बोलते हैं। यहाँ आने वाले इन्वेस्टर हैं, ठीक, इनको अकाउंट खुलवाना होता है। कौन कौन सा? 2 अकाउंट, एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होता है जहाँ शेयर सेव होते हैं और एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना होता है। यहाँ पे कंपनी है, कंपनी के शेयर्स इनको मिलते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया क्लियर होना चाहिए। अब जब यहाँ पे स्टॉक वर्ड यूज होता है तो आपको इसका भी मतलब पता होना चाहिए। स्टॉक मतलब होता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर्स, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ शेयर्स। जैसे सामान का स्टॉक होता है ना, तो उसमें अलग अलग कीमत थोड़ी ना बताते हैं, हम बोलते हैं हमारा टोटल स्टॉक कितना है सामान का। तो शेयर एक गुड्स की तरह है, उसकी एग्रीगेट वैल्यू को स्टॉक बोलते हैं। और अगर आपको रिटेल वैल्यू, चिल्लर वैल्यू स्टॉक की शेयर्स की जाननी है तो उसको स्क्रिप बोलते हैं। रिटेल वैल्यू ऑफ शेयर को स्क्रिप बोलते हैं। तो आप लोग मार्केट में जाते हो तो चॉइस है, थोक में खरीदोगे तो स्टॉक खरीदोगे, चिल्लर शेयर खरीदोगे तो स्क्रिप खरीदोगे। मुझे लगता है ये बात आपको समझ आई होगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब क्योंकि थ्योरी हम पढ़ रहे हैं तो लॉ के हिसाब से बात करते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है हमारे कैपिटल मार्केट का? तो ये बेस है, सीख लो बहुत अच्छे से ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के क्या है हमारे देश के कैपिटल मार्केट का? तो भाई देखो, समझना, कैपिटल मार्केट में लिस्ट होने जाती हैं कंपनियां। ठीक, कौन सी कंपनी? तो बाय नेचर पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा लेना है तो खुद को पहले कन्वर्ट करेगी पब्लिक कंपनी में। अब यार ये जो पब्लिक कंपनी है इसको क्या कराना होता है? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करवानी होती है। लिस्टिंग माने क्या होता है? रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक बात है, करवा दो रजिस्ट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कंपनी है तो इस पर इंडियन कंपनीज एक्ट अप्लाई जरूर होगा और उसके प्रोविजंस फॉलो होंगे। जैसे प्रोविजन मतलब क्या? प्रोविजन ये है कि प्राइवेट कंपनी जो है पब्लिक को शेयर ऑफर नहीं कर सकती। अगर पब्लिक को शेयर ऑफर करना है तो एक पब्लिक कंपनी कर सकेगी, वो भी तब जब वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी। तो याद रखिए, सबसे पहले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क या लॉ कौन सा लगेगा? इंडियन कंपनीज एक्ट। अब दूसरी बात जो बोलूंगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। दूसरी बात ये है कि जब आपकी कंपनी लिस्टेड हो जाएगी, मतलब शेयर बाजार में रजिस्टर्ड हो जाएगी, तो अपनी लिस्टिंग को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपने रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, जिसे सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन कहते हैं। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कहते हैं। याद रखो, ये सब पे नहीं लगेगा। किस पे लगेगा? जब कंपनी लिस्टिंग हो जाएगी या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी, तो आप समझिए वहां पर लिस्टिंग को बनाए रखने के लिए आप पर रूल लगेगा, सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। नेक्स्ट, आपकी कंपनी लिस्टेड हो गई है बोल रहे हो, अब आपकी कंपनी को मान लो सिक्योरिटीज इशू करना है। सिक्योरिटी वर्ड ही हर जगह यूज होगा, इसमें शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड सब कुछ आ जाता है। सिक्योरिटी इशू करना है मतलब पब्लिक को ऑफर करना है, तो आपको जो नियम मानना पड़ेगा वो क्या जाएगा? सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। रेगुलेशन 2018, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। देख लो, बहुत आसान है, पब्लिक कंपनी ही लिस्ट होती है। ठीक है, कंपनीज एक्ट बराबर फॉलो करना, रूल नंबर 1। जब आप लिस्ट हो जाओगे तो आपको अपनी लिस्टिंग मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको सेबी की लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा। इसको शॉर्ट में LODR भी बोलते हैं, आपको याद करना होगा।
फिर आपको कभी भी शेयर इशू करना है तो इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉलो करना होगा, इसे आईसीडीआर बोलते हैं, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। देन जैसे ही आप शेयर बाजार में लिस्ट हो गए, आपके ऊपर सिर पे आ जाएगा सेबी। अब सेबी को बनाया है हमारे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और ये रेगुलेटर है, तो पूरे शेयर बाजार को ये चलाता है। तो सेबी के जो रूल्स हैं, जो सेबी एक्ट 1992 में दिए हैं, ये भी आप पर अप्लाई हो जाने वाले हैं। आप इसका कुछ नहीं कर सकते। देखो क्या क्या नियम अप्लाई हुए, क्योंकि आप कंपनी हो इसलिए इंडियन कंपनीज एक्ट, आपको अपनी लिस्टिंग मेंटेन रखनी है तो एलओडीआर, शेयर इशू करना हो कभी भी तो आईसीडीआर आप पर अप्लाई होगा। ये सारे किस पे अप्लाई हो रहे, सिर्फ लिस्टेड कंपनियों पर। फिर सेबी आपके सिर पे मंडराता रहेगा, सेबी का जो लॉ है वो सेबी एक्ट 1992 है। आपके यहाँ जब कोई शेयर होल्डर आएगा तो शेयर डीमैट अकाउंट में खरीदेगा, तो आप पर डिपॉजिटरीज एक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। डिपॉजिटरीज एक्ट कौन सा अप्लाई होगा, 1996 अप्लाई होगा, 1996 अप्लाई होगा। अब उसके बाद जैसे आप लिस्टेड होते हो ना, तो आप याद रखना केवल आप पर ही बहुत सारे और भी सिक्योरिटीज लॉ लग जाते हैं, ठीक है, जिसको हमको 70 नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे सिक्योरिटीज लॉ लग जाते हैं। हाउएवर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ये 5 लिख के आना। कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है, देखो एलओडीआर 2015 अप्लाई होता है, आईसीडीआर 2018 अप्लाई होता है, सेबी एक्ट 1992 अप्लाई होता है, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक्स आपके लेक्चर मैंने खत्म कर दिए हैं आज। अब अगला लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो हम पार्ट बी शुरू कर देंगे, और ये स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे। तो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल का या तो प्रिंट आउट निकाल लो या आईसीएसआई की वेबसाइट से लेटेस्ट स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लो, पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे हम लोग पढ़ने वाले हैं, पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे, 30 मार्क्स का पार्ट बी है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।